हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आर्टिस्टिक बायोलॉजी। हमने महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का क्लास 10th का साइंस 2 का चैप्टर नंबर 2 चालू किया है, लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 1। ये चैप्टर हमने ऑलरेडी हाफ कवर कर लिया है, वो मैंने प्लेलिस्ट में ऐड किया है। अगर किसी ने नहीं देखा होगा तो पहले वो जाके देख लो और फिर ये पार्ट के तरफ देखना। ओके, तो हमने ऑलमोस्ट हाफ चैप्टर कवर कर लिया है पार्ट 1 में, जो ऑलरेडी अपलोडेड है मेरे चैनल पे, वो आप देख लीजिए। अब आज हम एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं, जिसमें इंक्लूड होगा एनर्जी फ्रॉम फूड कंपोनेंट्स, न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स, वाटर एंड फाइबर एंड सेल डिवीजन इंक्लूडिंग माइटोसिस एंड मियोसिस। तो चलिए चालू करते हैं। एनर्जी फ्रॉम डिफरेंट फूड कंपोनेंट्स। Excess of the carbohydrate are stored in liver and muscle in the form of glucogen। जो ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट होगा वो लीवर और मसल्स में स्टोर होगा इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। ओके, अब देखो, हम जो भी फूड खाते हैं उससे बॉडी को एनर्जी मिलती है। हम जो भी फूड खाते हैं उससे बॉडी को एनर्जी मिलती है। बॉडी को मेनली एनर्जी मिलती है कार्बोहाइड्रेट से, प्रोटीन से, लिपिड्स और फैट्स से। अब ये जो कार्बोहाइड्रेट है ये बॉडी का मेन फ्यूल होता है, जैसे राइस, व्हीट, ब्रेड, पोटैटो, शुगर। ये फूड्स कार्बोहाइड्रेट से रिच होते हैं। जब कार्बोहाइड्रेट्स डाइजेस्ट होते हैं तो ग्लूकोज बनता है। बॉडी ग्लूकोज को एनर्जी के लिए यूज़ करती है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा अमाउंट में कंज्यूम किए जाने और बॉडी को उतनी एनर्जी की ज़रूरत ना हो तो एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट लिवर्स और मसल्स में ग्लूकोजन के फॉर्म में स्टोर किया जाता है। सोचो, तुम्हारे घर में पानी का टैंक है, तो जितना हम में पानी यूज़ लगेगा वो हम यूज़ करेंगे, पर बाकी का पानी हम टैंक में स्टोर कर देंगे। वैसे ही ये जो एक्स्ट्रा का ग्लूकोज होता है वो ग्लूकोजन के फॉर्म में स्टोर होता है अपने बॉडी में। अब देखो प्रोटीन्स के बारे में। ओके, अब बात करते हैं प्रोटीन्स की। प्रोटीन को बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट भी कहा जाता है। प्रोटीन को क्या कहा जाता है? बॉडी बिल्डिंग मटेरियल भी कहा जाता है। प्रोटीन्स किससे बना होता है? प्रोटीन्स बहुत सारे अमीनो एसिड को जोड़कर बनता है। ये प्रोटीन्स कैसे बनता है? बहुत सारे अमीनो एसिड जो है वो एक दूसरे से जुड़ने के बाद ये अमीनो एसिड जुड़े हैं, उससे क्या बना है? ये प्रोटीन बना है। अमीनो एसिड्स प्रोटीन्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। अमीनो एसिड्स प्रोटीन्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। जैसे ब्रिक्स को मिलाकर हाउस बनती है, वैसे ही अमीनो एसिड से मिलाकर प्रोटीन बनता है। अब देखते हैं प्रोटीन के सोर्सेस क्या है। तो प्रोटीन के दो टाइप के सोर्सेस हैं, एनिमल सोर्स और प्लांट सोर्स। एनिमल सोर्स में आ जाएगा मिल्क, एग, फिश एंड मीट, ये सारा आ जाएगा एनिमल सोर्स में। और प्लांट सोर्स में आ जाएंगे पल्सेस, सोयाबीन, बीन्स, पीस, ये सारे हैं प्लांट सोर्सेस। अगर एनिमल ओरिजिन के प्रोटीन्स है तो उसे कहा जाता है फर्स्ट क्लास प्रोटीन। अगर प्रोटीन एनिमल ओरिजिन से बिलोंग करता है तो उसे क्या कहा जाएगा? फर्स्ट क्लास प्रोटीन। ओके, अब देखो, अगर हम 1 ग्राम प्रोटीन खाएंगे, कितना? अगर हमने 1 ग्राम प्रोटीन खाया तो हमें अप्रॉक्सीमेटली 4 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है। क्या बोला मैंने? अगर 1 ग्राम प्रोटीन खाया तो हमें अप्रॉक्सीमेटली कितना किलो कैलोरी एनर्जी मिलेगा? 4 किलो कैलोरी एनर्जी मिलेगा। अब देखो ये प्रोटीन्स का डाइजेशन कैसे होता है। तो अब देखो, जब हम प्रोटीन्स खाते हैं
तो इसका डाइजेशन बाद में अमीनो एसिड्स डाइजेशन करके बाद में अमीनो एसिड्स बनते हैं। जैसे ही हम प्रोटीन्स खाएंगे वो प्रोटीन्स ब्रेकन डाउन होंगे डाइजेशन के टाइम पे और उससे क्या बनेगा, अमीनो एसिड बनेगा। ये अमीनो एसिड इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होकर ब्लड में चला जाता है। ये जो अमीनो एसिड है वो क्या हो जाएगा, इंटेस्टाइन में से क्या हो जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा और ये किधर होगा, सारे ऑर्गन्स को ये ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। ब्लड उन अमीनो एसिड को बॉडी के हर ऑर्गन और सेल तक पहुंचाता है। ब्लड क्या करेगा, वो अमीनो एसिड को क्या करेगा, कैरी करेगा और बॉडी के सारे ऑर्गन और सेल तक पहुंचाएगा। उसके बाद सेल्स अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग नए प्रोटीन्स बनाता है। उसके बाद क्या होता है, सेल्स अपने अकॉर्डिंग के अनुसार क्या बनाएगा, नया प्रोटीन बनाएगा। ओके, अब प्रोटीन हमने देख लिया, प्रोटीन का सोर्स देख लिया है। प्रोटीन किससे बनता है, तो अमीनो एसिड से बनता है। अगर एनिमल बेस्ड प्रोटीन है तो उसे फर्स्ट क्लास प्रोटीन बोला जाएगा। 1 ग्राम प्रोटीन से हमें 4 किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी मिलती है। ये सारा हमने देख लिया। अब इसके प्रोटीन्स के फंक्शंस क्या होंगे, तो प्रोटीन्स मसल बनाने में यूज करे होता है, टिश्यू रिपेयर में यूज होता है, एंजाइम बनाने में यूज होता है, हार्मोन्स बनाने में यूज होता है, एंटीबॉडीज बनाने में यूज होता है। अब देखो ये टेबल से समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पे अमीनो एसिड्स है। अगर ये स्किन के लिए प्रोटीन बना रहा है तो ये कौन सा प्रोटीन बनाएगा, मेलानिन एंड केराटिन। अगर ये प्रोटीन बोन्स के लिए बना रहा है तो ये क्या बनाएगा, ऑयसिन। अगर ये सेल्स के लिए बना रहा है तो वो वेरियस प्रोटीन्स बनाएगा, जैसे कि सेल मेम्ब्रेन, वेरियस एंजाइम। ये अमीनो एसिड पैनक्रियाज के लिए प्रोटीन बना रहा है तो वो क्या होगा, इंसुलिन एंड ट्रिप्सिन। अगर ये पिट्यूटरी ग्लैंड में प्रोटीन बना रहा है तो वो वेरियस हार्मोन्स हो सकते हैं। अगर मसल्स में अमीनो एसिड से प्रोटीन बन रहे हैं तो वो क्या होंगे, एक्टिन होंगे, मायोसिन, फ्लेक्सिबल प्रोटीन्स हो जाएंगे। अगर ये ब्लड में जाएगा तो ब्लड में क्या बनाएगा, हीमोग्लोबिन और एंटीबॉडीज बनाएगा। अमीनो एसिड फ्रॉम प्रोटीन्स हेल्प एवरी पार्ट ऑफ आवर बॉडी टू ग्रो, वर्क एंड स्टे हेल्दी। ये जो अमीनो एसिड्स होते हैं जो प्रोटीन से होते हैं वो अपने बॉडी को ग्रो होने के लिए, वर्क करने के लिए प्रॉपरली और हेल्दी रहने के लिए हेल्प करता है। मूविंग टू द नेक्स्ट कंपोनेंट, ये था प्रोटीन्स के बारे में। अब हम देखेंगे लिपिड्स के बारे में। अब बात करते हैं लिपिड्स की, किसकी, लिपिड्स की। लिपिड्स को हम फैट्स भी कहते हैं। लिपिड्स को हम क्या कहते हैं, फैट्स भी कहते हैं। अब लिपिड्स क्या होते हैं, तो फैटी एसिड्स और अल्कोहल के स्पेसिफिक केमिकल बॉन्ड से लिपिड्स बनते हैं। लिपिड्स क्या होता है, फैटी एसिड और अल्कोहल का जो स्पेसिफिक केमिकल बॉन्ड होता है उससे क्या होता है, लिपिड्स बनते हैं। ओके, अब देखते हैं सोर्सेस क्या क्या है लिपिड्स के। तो लिपिड्स हमें किस किस से मिल सकता है, घी से मिलेगा, बटर, ऑयल, नट्स, सीड्स, चीज, ये सारे सोर्सेस से हमें लिपिड्स मिलते हैं। ओके, अब देखो डाइजेशन कैसे होता है लिपिड्स का, वो देखते हैं। डाइजेशन के दौरान लिपिड्स टूटकर फैटी एसिड्स और अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाते हैं। क्या होता है, डाइजेशन के टाइम पे क्या हो जाएगा, ये जो लिपिड्स हो जाएंगे वो ब्रोकन डाउन होके फैटी एसिड्स और अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएंगे। उसके बाद फैटी एसिड एब्जॉर्ब होकर बॉडी के डिफरेंट सेल तक पहुंचेंगे। फैटी एसिड्स क्या हो जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा और सेल्स के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में ये भेजे जाएंगे। ये जो फैटी एसिड्स है इनका एब्जॉर्प्शन इंटेस्टाइन में होगा और उसके बाद उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा पूरे बॉडी के अंदर थ्रू ब्लड। ओके, जहाँ जहाँ लिपिड्स की ज़रूरत है वहाँ वहाँ ये ट्रांसपोर्ट किए जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। अब फैटी एसिड्स का यूज, सेल्स फैटी एसिड को बहुत इंपॉर्टेंट सब्सटेंस मानते बनाते हैं।
सेल्स फैटी एसिड से बहुत सब्सटेंस बनाते हैं जैसे कि फॉस्फोलिपिड्स। ये अपने जो सेल्स होंगे ये जो लिपिड से बहुत सारे सब्सटेंस बनाते हैं जैसे कि फॉस्फोलिपिड्स। फॉस्फोलिपिड्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनने के लिए जरूरी होते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसके लिए जरूरी है? जो फॉस्फोलिपिड्स जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाने के लिए जरूरी होते हैं। हर सेल की आउटर बाउंड्री प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। हर एक सेल की आउटर बाउंड्री क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। और उसको बनाने के लिए क्या होता है? फैटी एसिड्स की जरूरत पड़ती है। सेकेंड, हार्मोन्स। फैटी एसिड से क्या बनते हैं? हार्मोन्स बनते हैं जैसे कि प्रोजेस्टेरॉन, इस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरॉन। ये सारे जो हार्मोन्स है वो सारे किससे बनते हैं? फैटी एसिड से बनते हैं। अब देखो, फैटी एसिड नर्व सेल के एक्सॉन्स के सराउंडिंग प्रोटेक्टिव कवरिंग बनने में हेल्प करता है। ये जो नर्व सेल प्रेजेंट होते हैं उसके जो आजू बाजू जो कवरिंग जो होती है प्रोटेक्टिव एक्सॉन के सराउंडिंग में जो कवरिंग होती है वो कवरिंग बनाने के लिए फैटी एसिड्स हेल्प करते हैं। Other important substances. Many other substances needed by different cells are also made from fatty acids. बहुत सारे ऐसे सब्सटेंसेस है जो सेल्स को लगते हैं वो भी किससे बने होते हैं? फैटी एसिड से बने होते हैं। क्या देखा हमने? फैटी एसिड इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि वो क्या बनाते हैं? फॉस्फोलिपिड्स बनाते हैं, हार्मोन्स बनाते हैं, नर्व सेल का कवरिंग बनाते हैं और अदर इंपॉर्टेंट सब्सटेंस बनाते हैं। इसलिए फैटी एसिड्स इंपॉर्टेंट है। अब देखो, अगर 1 ग्राम लिपिड से अगर हम खाएंगे तो उससे हमें 9 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है। लिपिड से कितनी एनर्जी मिलेगी हमें? 1 ग्राम लिपिड खाया तो कितना मिलेगा एनर्जी? 9 किलो कैलोरी। कितना? 9 किलो कैलोरी। देखो यहाँ पे 1 ग्राम लिपिड खाया तो कितना मिला? 9 किलो कैलोरी, इतना एनर्जी मिला। ओके, ये कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन से डबल से भी ज़्यादा एनर्जी है। हमने कार्बोहाइड्रेट की एनर्जी देखी, प्रोटीन्स की एनर्जी देखी, ये दोनों को अगर कंपेयर करेंगे तो ये उससे भी ज़्यादा एनर्जी है। इसलिए फैट्स एनर्जी का रिच सोर्स माना जाता है। इससे ज़्यादा एनर्जी मिलती है, इसलिए क्या किया जाता है? कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से इसको ज़्यादा एनर्जी का सोर्स माना जाता है। अब देखो, एक्स्ट्रा लिपिड्स बॉडी में एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू में स्टोर होता है। अगर लिपिड्स हो गए बॉडी में, एक्स्ट्रा लिपिड्स हो गए बॉडी में तो वो किधर स्टोर हो जाएंगे? ऐसे जो एडिपोज टिश्यू होते हैं उसके अंदर क्या हो जाएंगे? ये जो लिपिड्स हो जाएंगे वो स्टोर हो जाएंगे। यही स्टोर फैट फ्यूचर एनर्जी रिजर्व का काम करते हैं। यही स्टोर फैट क्या करेंगे? फ्यूचर में एनर्जी रिजर्व का काम करेंगे। ये था लिपिड्स के बारे में। मूविंग टू द नेक्स्ट इज वाइटामिन्स। नेक्स्ट क्या है? वाइटामिन्स है। अब बात करते हैं वाइटामिन्स की। वाइटामिन्स डिफरेंट टाइप के कंपोनेंट्स होते हैं जो बॉडी के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए ज़रूरी है। वाइटामिन्स क्या है? डिफरेंट टाइप के कंपाउंड्स होते हैं जो बॉडी के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए ज़रूरी होते हैं। बहुत सारे वाइटामिन्स हैं जैसे कि विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, ई एंड के। अब अगर हम बात करें तो 2 टाइप के वाइटामिन्स होते हैं, फैट सोल्यूबल वाइटामिन्स एंड वाटर सोल्यूबल वाइटामिन्स। फैट सोल्यूबल वाइटामिन्स क्या? जो फैट्स में डिजॉल्व हो जाए वो है फैट सोल्यूबल वाइटामिन्स। और वाटर सोल्यूबल वाइटामिन्स मीन्स क्या? ऐसे वाइटामिन्स जो वाटर में डिजॉल्व हो जाए वो उनको हम कहेंगे वाटर सोल्यूबल वाइटामिन्स। अब देखो, फैट सोल्यूबल वाइटामिन्स कौन कौन से हैं? ए, डी, ई, के। ये कौन से हैं? फैट सोल्यूबल वाइटामिन से। और विटामिन बी और विटामिन सी क्या है? वाटर सोल्यूबल वाइटामिन्स है। ओके, अब देखो, ये जो फैट सोल्यूबल वाइटामिन्स होते हैं वो स्टोर किए जाते हैं बॉडी के फैट में।
और ये जो वाटर सोल्यूबल विटामिन्स होते हैं वो स्टोर नहीं किए जाते। ओके, अब और एक इम्पोर्टेंट है विटामिन B2 एंड विटामिन B3। ये सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान इम्पोर्टेंट मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। जब भी सेलुलर रेस्पिरेशन होता है तो ये जो विटामिन B2 और विटामिन B3 जो है वो क्या करते हैं, इम्पोर्टेंट मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। वो मॉलिक्यूल्स कौन से हैं, FADH2 एंड NADH2। कौन से दो मॉलिक्यूल्स हैं, FADH2 एंड NADH2। B2 जो है वो बनाएगा FADH2 और B3 जो है वो बनाएगा NADH2। ये मॉलिक्यूल्स सेल्स को एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए हेल्प करते हैं। ये जो मॉलिक्यूल्स है वो सेल्स को क्या करते हैं, एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए हेल्प करते हैं। ओके, अब देखो ये जो विटामिन B2 है इसका नाम है राइबोफ्लेविन। क्या नाम है इसका, राइबोफ्लेविन। और ये जो विटामिन B3 है इसका नाम है निकोटिनामाइड। ये याद रखना है। मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, वाटर एंड फाइबर। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे, वाटर और फाइबर के बारे में। वाटर हमारे बॉडी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। बॉडी का लगभग 60-70% पार्ट वाटर से बना होता है। हर सेल में लगभग 70% वाटर होता है। हर एक सेल में कितना परसेंट वाटर होगा, 70% वाटर होगा। ब्लड प्लाज्मा में अप्रोक्सीमेटली 90% वाटर होता है। अब देखो यहाँ पे ये तीन चीज़ें याद रखनी है। अपने बॉडी में कितना परसेंट वाटर है, 60-70% वाटर है। अब अगर हम सेल्स की बात करें, अपने बॉडी में एक सेल अगर देखेंगे तो वो सेल का 70% क्या है, वाटर है। अगर हम ब्लड प्लाज्मा की बात करेंगे तो उसमें अप्रोक्सीमेटली 90% वाटर है। ओके, अब वाई वाटर इज इम्पोर्टेंट। वाटर इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि वाटर हेल्प करता है न्यूट्रिएंट को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, डाइजेशन के लिए, टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए, वेस्ट रिमूवल के लिए और सेलुलर एक्टिविटीज़ के लिए। बॉडी में थोड़ा सा भी वाटर लॉस हो तो सेल्स का नॉर्मल फंक्शनिंग डिस्टर्ब हो सकता है। अगर बॉडी में वाटर लॉस हो गया थोड़ा सा भी तो क्या हो जाएगा, ये जो बॉडी का नॉर्मल फंक्शन है वो क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। इसीलिए वाटर को इसेंशियल न्यूट्रिएंट कहा जाता है। इसके वजह से क्या कहा जाता है, वाटर को इसेंशियल न्यूट्रिएंट। ओके, अब देखो, अब देखेंगे फाइबर के बारे में। किसके बारे में देखेंगे, फाइबर के बारे में। ओके, हम फाइबर्स को डाइजेस्ट नहीं कर सकते। क्या बोला मैंने, हम फाइबर्स को डाइजेस्ट नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी फाइबर्स बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। क्या बोला, हम फाइबर्स को डाइजेस्ट नहीं कर पाते पर तो भी फाइबर्स क्या है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि फाइबर्स डाइजेशन इम्प्रूव करता है, कॉन्स्टिपेशन को प्रिवेंट करता है, अनडाइजेस्टेड फूड को बॉडी से बाहर निकालने में हेल्प करता है। इसके वजह से फाइबर बहुत इम्पॉर्टेंट है। ओके, अब देखो कौन कौन से सोर्सेस हैं फाइबर के, हमने देख लिया। फाइबर क्या क्या करेगा, डाइजेशन को इम्प्रूव करेगा, कॉन्स्टिपेशन प्रिवेंट करेगा, जो डाइजेस्ट नहीं हुआ है फूड उसको क्या करेगा, ये बाहर लेके आएगा बॉडी के। तो हमें फाइबर खाना बहुत ज़रूरी है। तो ये फाइबर किस किस चीज़ से हमें मिलेगा, लीफी वेजिटेबल से मिल सकता है, फ्रूट से मिलेगा, सीरियल से मिलेगा, पल्सेस एंड सीड्स से मिलेगा। फाइबर डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए ब्रूम की तरह काम करता है जो इंटेस्टाइन को क्लीन रखने में हेल्प करता है। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, सेल डिवीजन एन इसेंशियल लाइफ प्रोसेस। हम अब आते हैं सेल डिवीजन पर। सेल डिवीजन लिविंग ऑर्गेनिज्म की सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज में से एक है। सेल डिवीजन क्या है,
ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की प्रॉपर्टी है उसमें से एक प्रॉपर्टी है। सेल डिवीजन ज़रूरी क्यों है? अगर हम देखेंगे तो सेल डिवीजन ज़रूरी क्यों है? न्यू ऑर्गेनिज्म को बनाने के लिए सेल डिवीजन ज़रूरी है, बॉडी की ग्रोथ होने के लिए। अगर कोई टिश्यू डैमेज हुआ है तो उसको रिपेयर करने के लिए सेल डिवीजन ज़रूरी है। जो वुंड हो जाते हैं बॉडी में उसे हील करने के लिए सेल डिवीजन ज़रूरी है। तो अब यहाँ पे दो टाइप के सेल डिवीजन होते हैं, माइटोसिस एंड मियोसिस। कौन से दो टाइप के सेल डिवीजन बताए मैंने अभी? माइटोसिस एंड मियोसिस। ओके, तो ये सेल डिवीजन डिटेल में पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा बेसिक समझ लेते हैं। हर एक सेल में न्यूक्लियस होता है। जो अपने बॉडी की हर एक सेल है उसमें क्या होता है, ये देखो यहाँ पे ये सेल है अपने बॉडी की, तो ये रहा यहाँ पे न्यूक्लियस। क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। सेल डिवीजन से पहले क्रोमोसोम नंबर डबल होते हैं। सेल डिवीजन, अब देखो ये बेसिक स्ट्रक्चर समझा देती हूँ पहले। ये सेल है, सेल में क्या रहेगा? बहुत सारे ऑर्गेनेल्स होंगे, माइटोकॉन्ड्रिया होगा, ये आउटर लेयर सेल मेम्ब्रेन होगा, जो फ्लूइड रहेगा बीच का वो होगा साइटोप्लाज्म, और बीच में ये राउंड शेप का जो ऑर्गेनेल होता है वो होता है न्यूक्लियस, और ये न्यूक्लियस में होते हैं क्रोमोसोम्स। ओके, अब देखो सेल डिवीजन से पहले क्रोमोसोम नंबर डबल होता है। सेल डिवीजन जब भी होगा उसके पहले क्या हो जाएगा, जो क्रोमोसोम्स के नंबर होंगे वो डबल होंगे। अगर क्रोमोसोम नंबर 2n है तो डिवीजन के पहले 4n हो जाते हैं। क्या बोला? अगर 2n, अगर क्रोमोसोम है 2n, क्या 2n अगर क्रोमोसोम्स होंगे तो डिवीजन के पहले वो कितने हो जाएंगे? 4n। ओके, अब देखो ये जो 2n क्या है, ये डिप्लॉइड कंडीशन है। 2n क्या है? डिप्लॉइड कंडीशन है। यहाँ क्रोमोसोम्स पेयर्स में प्रेजेंट होते हैं। 2n मतलब क्या? क्रोमोसोम्स किस में प्रेजेंट होंगे? पेयर्स में प्रेजेंट होंगे। दो 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 ऐसे ग्रुप्स में प्रेजेंट होंगे वो। और n, अगर हम सिर्फ n देखेंगे, n, तो n एक हैप्लॉइड कंडीशन है। यहाँ सिर्फ एक ही क्रोमोसोम प्रेजेंट होगा। ये n अकेला है तो इसे याद रखना है, क्रोमोसोम एक ही प्रेजेंट होगा। 2n है, इसका मतलब क्या? 2n है, इसका मतलब क्या? 2n, तो क्रोमोसोम 2 के पेयर में प्रेजेंट होंगे। ओके, अब देखो यहाँ पे ये डायग्राम दिख रही है आपको। 2n देखो, दो क्रोमोसोम्स है यहाँ पे पेयर में। ओके, उसके बाद वो 4n हो गए, मतलब 4 क्रोमोसोम हो गए सेम टाइप के। अब यहाँ पे देखो 2n, यहाँ पे पेयर 1 और पेयर 2 है, और n कंडीशन मतलब क्या? टाइप 1 और टाइप 2 का बस एक ही होगा। ये यहाँ पे देखो पेयर, ये पेयर में क्रोमोसोम है। अब ये देखो ये 2n है, पर n कंडीशन मतलब क्या? ये सिंगल क्रोमोसोम प्रेजेंट होगा। ओके, अब स्टार्ट करते हैं माइटोसिस के बारे में। दो टाइप के सेल डिवीजन हमने देखे, माइटोसिस एंड मियोसिस। अब देखो माइटोसिस के बारे में पढ़ते हैं। माइटोसिस सोमैटिक सेल और स्टेम सेल में होता है। माइटोसिस कौन से सेल्स में होगा? बॉडी के जो सोमैटिक सेल्स होंगे और स्टेम सेल्स होंगे उसमें क्या होगा? कौन से टाइप का सेल डिवीजन होगा? माइटोसिस टाइप का सेल डिवीजन होगा। ओके, अब ये जो माइटोसिस जो होता है वो माइटोसिस इज कंप्लीटेड थ्रू 2 मेन स्टेप्स। माइटोसिस 2 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। पहली स्टेप है कैरियोकाइनेसिस, इसको न्यूक्लियर डिवीजन बोला जाता है। एंड सेकेंड है साइटोकाइनेसिस, उसको बोला जाता है साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। ओके, माइटोसिस 2 स्टेज में और 2 स्टेप में होता है।
पहला स्टेप है कैरियोकाइनेसिस, उसे बोला जाता है न्यूक्लियर डिवीजन। और दूसरा है स्टेप साइटोकाइनेसिस, जिसे बोला जाता है साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। कैरियोकाइनेसिस में न्यूक्लियर का डिवीजन होगा और साइटोकाइनेसिस में साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा। अब उसमें से हम पहली स्टेप पढ़ेंगे कैरियोकाइनेसिस। ओके, अब देखो कैरियोकाइनेसिस अगेन 4 स्टेप्स में होता है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। अब फिर से एक बार देखो, ये जो सेल डिवीजन है वो 2 टाइप का होता है, माइटोसिस एंड मियोसिस। सेल डिवीजन 2 टाइप का है, माइटोसिस एंड मियोसिस। अब हम देखेंगे माइटोसिस के बारे में। माइटोसिस कौन कौन से सेल्स में होगा? माइटोसिस होगा स्टेम सेल्स में और सोमैटिक सेल्स में। माइटोसिस स्टेम सेल्स में होगा और सोमैटिक सेल्स में होगा। ये जो माइटोसिस है वो 2 मेन स्टेप्स में होता है, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। अब ये जो पहला स्टेप्स है कैरियोकाइनेसिस, वो कैरियोकाइनेसिस 4 स्टेप्स में होता है। पहला है प्रोफेज, सेकेंड मेटाफेज, थर्ड एनाफेज एंड फोर्थ टीलोफेज। अब ये 4 स्टेप्स को हम डिटेल में पढ़ेंगे। फर्स्ट स्टेप ऑफ कैरियोकाइनेसिस इज प्रोफेज। प्रोफेज में क्या होता है? क्रोमोसोम्स कंडेंस होने लगते हैं। ये जो क्रोमोसोम्स होंगे सेल्स के अंदर वो क्या हो जाएंगे? कंडेंस हो जाएंगे। थीन, थ्रेड, शॉर्ट और थिक बन जाते हैं। क्रोमोसोम्स कैसे बन जाते हैं? उसके थ्रेड जो होते हैं वो कैसे बन जाते हैं? थिन बनेंगे, मतलब पतले बनेंगे। और कैसे बनेंगे? शॉर्ट्स और थिक बन जाएंगे। उसके बाद सिस्टर क्रोमैटिड्स विजिबल हो जाते हैं। उनके जो सिस्टर्स क्रोमैटिड्स है वो क्या हो जाएंगे? विजिबल हो जाएंगे। सेंट्रियोल्स डुप्लीकेट हो जाता है। उनका जो सेंट्रियोल्स जो होता है वो कैसे हो जाएगा? सेंट्रियोल डुप्लीकेट हो जाएगा। अपोजिट पोल की तरफ मूव करते हैं। और ये क्या करते हैं? अपोजिट पोल की तरफ, ये अपोजिट पोल की तरफ क्या करेंगे? मूव करेंगे। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपेयर होना स्टार्ट होता है और उसी टाइम पे क्या हो जाएगा? ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो डिसअपेयर होना स्टार्ट हो जाएगा और उसके साथ साथ न्यूक्लियस भी डिसअपेयर होने लगता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी डिसअपेयर हो जाएगा और न्यूक्लियोलस भी डिसअपेयर होना चालू हो जाएगा। क्या क्या देखा हमने? प्रोफेज में क्या होता है? क्रोमोसोम्स कंडेंस होने लगते हैं और सिस्टर क्रोमैटिड्स विजिबल हो जाते हैं। सेंट्रियोल्स जो है वो डुप्लीकेट हो जाएंगे और वो अपोजिट पोल्स की तरफ मूव करेंगे। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस दोनों डिसअपेयर होने लगेंगे। ये सब किस में होता है? प्रोफेज में होता है। मूविंग टू द नेक्स्ट, मेटाफेज। अब ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो डिसअपेयर होने लगा था प्रोफेज में, इसमें क्या हो जाएगा? वो कंप्लीटली देखो ये इस डायग्राम में नहीं दिख रहा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, तो ये जो है वो कंप्लीटली डिसअपियर हो जाता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मेटाफेज में कंप्लीटली डिसअपियर हो जाता है। और जो क्रोमोसोम्स थे, ये देखो क्रोमोसोम्स कंप्लीटली विजिबल है। क्रोमोसोम्स कैसे हो जाते हैं? कंप्लीटली विजिबल हो जाते हैं और सब क्रोमोसोम्स जो है वो इक्वेटर प्लेन पर अरेंज होते हैं। ये देखो ये इक्वेटर, ये बीच वाली प्लेट है जिसको इक्वेटर प्लेट बोला जाता है। ये देखो ये सारे बीच वाले जो इक्वेटर प्लेट जो है उसमें अरेंज हो गए। स्पिन, अब ये देखो यहाँ पे ये कुछ धागे जैसा लग रहा है तो उसको बोला जाता है स्पिंडल फाइबर्स। ये स्टेप में क्या होता है? क्रोमोसोम्स इक्वेटर पे अरेंज होते हैं और स्पिंडल फाइबर्स फॉर्म होते हैं। क्या होते हैं? स्पिंडल फाइबर्स फॉर्म होते हैं। ये स्पिंडल फाइबर्स क्रोमोसोम को सेंट्रियोल से कनेक्ट करते हैं। ये जो स्पिंडल फाइबर्स है, देखो क्रोमोसोम को सेंट्रियोल से कनेक्ट किया है यहाँ से और ये देखो यहाँ से। ओके, मेटाफेज में क्या होता है? जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपेयर होना चालू हो गया था वो मेटाफेज में कंप्लीटली डिसअपेयर हो जाता है और क्रोमोसोम्स जो है वो विजिबल दिखते हैं। और क्रोमोसोम्स क्या हो जाएंगे? जो सेंट्रल का जो इक्वेटर वाला प्लेन है उसके ऊपर अरेंज हो जाएंगे।
उसके बाद ये जो है थ्रेड लाइक वो स्पिंडल फाइबर्स है वो बनना चालू हो जाएंगे, और ये स्पिंडल फाइबर्स क्या करेंगे, क्रोमोसोम को इक्वेटर से कनेक्ट करके रखते हैं। ये होता है मेटाफेज। उसके बाद देखो एनाफेज। अब ये जो सेंट्रियोल जो बना था वो स्प्लिट हो जाता है। ये जो सेंट्रियोल बना था वो क्या हो जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा। ये सेंट्रियोल स्प्लिट हो जाएगा एनाफेज में। सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट हो जाएंगे। ये जो क्रोमोसोम्स थे सिस्टर क्रोमैटिड्स के, वो कैसे हो जाएंगे, देखो ये यहाँ पे सेपरेट हो गए, ये वाले यहाँ पे सेपरेट हो गए, ये वाले यहाँ पर सेपरेट हो गए। अब सेपरेटेड क्रोमैटिड्स को डॉटर क्रोमोसोम्स कहा जाता है। ये जो सेपरेटेड क्रोमैटिड्स हो गए, ये जो क्रोमोसोम सेपरेट हो गए जो सिस्टर क्रोमैटिड्स से, अब इसे क्या बोला जाएगा, डॉटर क्रोमोसोम बोला जाएगा, क्योंकि अभी वो एक दूसरे से सेपरेट हो गए, तो अब वो क्या बने हैं, डॉटर क्रोमोसोम्स बने हैं। क्रोमोसोम बंच ऑफ बनानास की तरह दिखते हैं। इसमें ये फेज में क्या हो जाएगा, ये जो क्रोमोसोम्स है वो कैसे दिखेंगे, जैसे बनाना का बंच होता है उसकी तरह दिखेंगे। फिर से एक बार देखते हैं एनाफेज। एनाफेज ये कैरियोकाइनेसिस का थर्ड स्टेप है। इसमें क्या होता है, सेंट्रियोल क्या होता है, स्प्लिट हो जाता है, और जो सिस्टर क्रोमैटिड्स जो थे इक्वेटर प्लेन पे वो क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। अब ये जो सेपरेट हुए हैं सिस्टर क्रोमैटिड्स, उसे बोला जाता है डॉटर क्रोमैटिड्स, जो कि सेपरेट हो गया है। और उसके बाद ये जो क्रोमोसोम्स है वो बंच ऑफ बनाना की तरह दिखने लगते हैं। ओके, मूविंग टू द फोर्थ एंड फाइनल स्टेप ऑफ कैरियोकाइनेसिस ड्यूरिंग माइटोसिस, टीलोफेज। अब फोर्थ स्टेप क्या है, कैरियोकाइनेसिस की फोर्थ स्टेप क्या है, टीलोफेज। क्रोमोसोम डीकंडेंस होने लगते हैं। ये जो क्रोमोसोम्स है वो कैसे हो जाते हैं, फिर से डीकंडेंस होते हैं, फिर से थिन और इनविजिबल हो जाते हैं। फिर से कैसे हो जाते हैं, वो थिन हो जाते हैं, मतलब पतले हो जाते हैं और इनविजिबल हो जाते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोबारा बनना चालू होता है। दो डॉटर न्यूक्लियाई फॉर्म हो जाते हैं। जो डॉटर न्यूक्लियाई होते हैं वो दो अलग अलग यहाँ पे फॉर्म होते हैं। ये यहाँ पे दिख रहा है, ये दो अलग अलग फॉर्म होते हैं। न्यूक्लियोलस वापस से अपीयर हो जाता है। न्यूक्लियोलस जो डिसअपीयर हो गया था फर्स्ट प्रोसेस में, इसमें ये फिर से क्या होता है, अपीयर होना चालू होता है, और जो स्पिंडल फाइबर्स बने थे वो डिसअपीयर हो जाते हैं। इसके साथ कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट हो जाता है। क्या होता है टीलोफेज में, ये जो क्रोमोसोम्स है वो कैसे हो जाते हैं, डीकंडेंस हो जाते हैं। फिर से क्रोमोसोम्स कैसे थिन और इनविजिबल बन जाते हैं। जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है वो दोबारा बनता है। जो डॉटर न्यूक्लियाई होता है वो फिर से फॉर्म होता है, और न्यूक्लियोलस भी फिर से अपीयर हो जाता है, और जो स्पिंडल फाइबर्स बने थे वो फिर से डिसअपीयर हो जाते हैं। और इसके साथ साथ ही क्या होता है, कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट हो जाता है और साइटोकाइनेसिस चालू होता है। अब देखो साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस मतलब क्या, अब साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है। अब क्या डिवाइड होगा, क्रोमोसोम्स तो डिवाइड हो गए, न्यूक्लियोलस वगैरह न्यूक्लियस वगैरह सब हो गया। अब क्या हो जाएगा, साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे अगर एनिमल सेल्स की बात करें, यहाँ पे देखना, अगर एनिमल सेल्स की बात करें तो सेल के सेंटर पर नॉच बनती है। ये जो सेंटर है यहाँ पे, सेल का जो सेंटर है यहाँ पे ऐसा नॉच बनेगा। ये नॉच ग्रेजुअली डीपन होता जाएगा, धीरे धीरे ये नॉच डीपन होते जाएगा जो बीच में बना है, और फाइनली ये वाला सेल और ये वाला सेल्स, ऐसे दो सेल्स दोनों अलग अलग सेपरेट हो जाएंगे। ये होता है एनिमल सेल्स में। अगर हम देखेंगे अभी प्लांट सेल्स के बारे में, तो ये देखो इधर प्लांट सेल में क्या होता है कि सेल प्लेट फॉर्म होती है। बीच में क्या होती है, यहाँ पे ऐसे, ये जो दिख रही है वो ऐसे सेल प्लेट फॉर्म होती है, और उससे क्या होता है, एक यहाँ पे एक सेल बनता है और यहाँ पे एक सेल बनता है, ऐसे दो अलग अलग सेल बनते हैं।
और इस तरह से साइटोकाइनेसिस मतलब साइटोप्लाज्म का डिवीजन हो जाता है। यहाँ पे माइटोसिस ये प्रोसेस कंप्लीट हो गई। क्या क्या देखा हमने माइटोसिस में? सेल डिवीजन, सबसे पहले सेल डिवीजन से देखते हैं। सेल डिवीजन के दो टाइप्स है, माइटोसिस एंड मियोसिस। माइटोसिस को देखेंगे अब हम। माइटोसिस ये सोमैटिक सेल और स्टेम सेल में होता है। माइटोसिस के दो मेन स्टेप्स है, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस मीन्स क्या? न्यूक्लियर का डिवीजन होना, और साइटोकाइनेसिस मीन्स साइटोप्लाज्म का डिवीजन होना। अब इसमें से पहली स्टेप्स कैरियोकाइनेसिस, अगर इसको हम लेंगे तो ये कंप्लीट होने के लिए उसको पूरा 4 स्टेप कंप्लीट करना पड़ता है। वो 4 स्टेप है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। ये हो गया माइटोसिस के बारे में। अब हम देखेंगे मियोसिस के बारे में। अब बात करते हैं मियोसिस की। मियोसिस जर्म सेल में होता है। मियोसिस कौन से सेल्स में होगा? जर्म सेल्स में होगा। ये गैमेट फॉर्मेशन और स्पोर फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। मियोसिस किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? गैमेट्स फॉर्मेशन और स्पोर फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब यहाँ पे एक बात समझ लो, जर्म सेल्स मतलब कौन से सेल्स? जर्म सेल्स मतलब कौन से सेल्स? स्पर्म और एग जिस सेल से बनता है उसे ही बोला जाता है जर्म सेल्स। ओके, अब देखो, ये जो मियोसिस जो प्रोसेस है वो जर्म सेल में होती है। ये गैमेट फॉर्मेशन और स्पोर फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। मियोसिस 2 स्टेजेस में होता है, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। मियोसिस कितने स्टेज में होगा? 2 स्टेज में होगा, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। अब देखो, मियोसिस 1 के बारे में हम देखेंगे। किसके बारे में देखेंगे? मियोसिस 1 के बारे में देखेंगे। यहाँ होमोलोगस क्रोमोसोम्स पेयर बनते हैं। यहाँ पे क्या होगा? जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होंगे उसका क्या बनेगा? पेयर बनेगा। उसके बाद क्रॉसिंग ओवर होगा। क्रॉसिंग ओवर या तो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन कह लो, वो हो जाएगा। क्रॉसिंग ओवर होगा। यहाँ होमोलोगस क्रोमोसोम्स जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज करते हैं। जैसे ही क्रॉसिंग ओवर होगा वैसे क्या हो जाएंगे? ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं वो अपने जेनेटिक मटेरियल को एक्सचेंज करेंगे और इसके बाद 2 हैप्लॉइड सेल्स बनते हैं। देखो, मियोसिस 1 में क्या होता है? होमोलोगस क्रोमोसोम्स के पेयर बनते हैं, उसके बाद उन दोनों का क्रॉसिंग ओवर होता है। उसके बाद जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स है वो क्या करते हैं? अपना जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज करते हैं और उसके बाद 2 हैप्लॉइड सेल्स बन जाते हैं। ओके, अब देखो, मूविंग टू द नेक्स्ट, मियोसिस 2। अब देखो, मियोसिस 2 ये ऑलमोस्ट माइटोसिस जैसे होता है। मियोसिस 2 कैसे होता है? ऑलमोस्ट जैसे माइटोसिस में देखा था वैसे ही होता है। यहाँ सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट होते हैं और उससे 2 हैप्लॉइड सेल्स से 4 हैप्लॉइड्स डॉटर सेल्स बनते हैं। देखो, 2 हैप्लॉइड सेल थे, उससे कितने बने? 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स बने। ओके, अब देखो, मियोसिस के बारे में एक इम्पॉर्टेंट बात याद रखो। 4 हैप्लॉइड डॉटर, अगर एक डिप्लॉइड सेल है मतलब 2n सेल है, एक डिप्लॉइड 2n सेल से 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स बनती है। एक डिप्लॉइड सेल से अगर 2n डिप्लॉइड सेल्स है तो उससे कितने हैप्लॉइड्स बनेंगे? डॉटर सेल्स के 4 हैप्लॉइड्स बनेंगे। क्रॉसिंग ओवर के कारण जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है और इसी वजह से सब डॉटर सेल्स डिफरेंट होते हैं। पेरेंट सेल से भी डिफरेंट होता है। हर इंडिविजुअल यूनिक होता है। यही जेनेटिक वेरिएशन इवोल्यूशन का बेस है। यही क्या है? जेनेटिक वेरिएशन का जो इवोल्यूशन है इसका बेस है। तो यहीं पर ये सेकंड पार्ट ख़त्म हुआ। अगर वीडियो अच्छा होगा तो लाइक कर दो, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर देना और
वीडियो को सब्सक्राइब कर देना। अगर ऐसे ही ज़्यादा वीडियोस देखना है तो वीडियो को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।